सर्वप्रथम हम देवी माँ सरस्वती को स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यां वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे साधः। जय माँ सरस्वती। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूंगी कि यह एक बाइलिंगुअल कार्यक्रम है। So a very good evening everybody and Ni Hao from Hong Kong. Today we are all here to discuss the theme significance and need of Hindi language in India and abroad. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी डॉक्टर श्री सुजाता मिश्रा जी को कि वह इस वर्चुअल मंच पर आए और हम सब से अपने विचार शेयर करें। धन्यवाद। ऑल योर्स। बहुत बहुत धन्यवाद काव्यानी की शुक्ला आपका और आपके इस प्लेटफॉर्म का, इस कॉज जो आपकी सोसाइटी है, आपका प्लेटफॉर्म, इसका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मैं कि आप हांगकांग में रहती हैं तो आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है। आप उत्तर भारत की हैं तो निश्चित तौर पर आपने उसको बरकरार रखा हुआ है। और आप लोगों ने ये सोचा कि हिंदी दिवस जो पूरे भारत में चल रहा है उसके ऊपर हम भी विज्ञान से जुड़े लोग भी हिंदी पर कार्यक्रम आयोजित करें। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित तौर तो जो आज का हमारा विषय है कि हिंदी का महत्व वर्तमान दुनिया में और भारत में, हिंदी का क्या महत्व और क्या आवश्यकता है। तो सभी जानते हैं कि वैसे तो आधिकारिक रूप से हम भले नहीं बोलते कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है, आधिकारिक रूप से हम नहीं बोलते, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदी एक पहचान है। अधिकांश भारतवासी जो हिंदी बोलते हैं, एक बड़ा वर्ग हिंदी बोलता है और जो भारत से बाहर जो भारतीय रहते हैं हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी का अगर हम आज वर्तमान में या आपकी विज्ञान की दृष्टि से महत्व पे गौर करें तो हम वर्तमान में हम शिक्षा जो हमारी पॉलिसी है NEP भारत सरकार की, वो भी इस बारे में बात करती है कि हम विज्ञान के जो विषय हैं, तकनीक के जो विषय हैं, उनको भी हिंदी में पढ़ाने का प्रयास करें, उनसे संबंधित पुस्तकों को भी हिंदी में लाने का प्रयास करें। और मैं कई बार ऐसा देखती हूँ कि लोग सोचते हैं कि नहीं हिंदी में करियर नहीं है या हिंदी में हम क्या करेंगे। भारत में भी मैं अनेक लोगों को, यहाँ मेरे विद्यार्थी हिंदी के जुड़े हुए हैं, हिंदी में MA कर रहे हैं, जो हिंदी में BA पढ़े हुए हैं, तो अक्सर ये बात करते हैं कि भाई हिंदी में हम करेंगे क्या, हिंदी में हमारा करियर क्या होगा। तो अगर हम सीधे सीधे नौकरी की दृष्टि से चले जाते हैं तो भाषा के आधार पर हम देखते हैं कि कोई भी भाषा तो हम ये नहीं कह सकते कि इस भाषा में एक करियर की संभावना है। लेकिन अगर आपकी भाषा में पकड़ अच्छी है तो किसी भी करियर में आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन हाँ, हिंदी का बाजार बहुत बड़ा है, चाहे वो हिंदी सिनेमा हो, चाहे वो हिंदी गीत हो। आप देखते हैं कि हिंदी का अगर आप में हिंदी भाषा की पकड़ अच्छी है, आप में समझ अच्छी है, आप में अभिव्यक्ति कौशल अच्छा है, तो आपके लिए हिंदी के लिए तमाम आयाम होते हैं। तो अपने मन से यह एक भ्रम रहता है कि हिंदी वाले क्या करेंगे या हिंदी में क्या करेंगे, ये भ्रम निकालने की जरूरत है कि आपकी भाषा समृद्ध होनी चाहिए और बल्कि वो आपकी क्षेत्रीय भाषा के करीब हो तो और भी अच्छा है। चाहे वो आप साहित्यकार बनना चाहते हैं तो आप देखिए जो अच्छे सफल हिंदी के उपन्यासकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, चाहे वो प्रेमचंद हो, चाहे वो विश्वनाथ वेणु हो, आप देखते हैं वो जनता के करीब की भाषा बोलते हैं, बिल्कुल अपने समाज के करीब की भाषा बोलते हैं। तो आप भाषिक को अपनी हिंदी भाषा को पकड़ के जब साथ में चलते हैं और साथ में अपनी जो आपकी क्षेत्रीय भाषा का जो प्रभाव आता है तो उसमें आपकी भाषा के साथ पास आपके पास विविध आयाम में आप बहुत सी अन्य क्षेत्रों का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो देखिए अगर हम आज जो हमारी खड़ी बोली हिंदी बोली जा रही है, यदि आप लोग भाषा के इतिहास से परिचित हो, यहाँ मेरे विद्यार्थी बैठी है, उनको पता होगा कि आजादी का जब आंदोलन शुरू हुआ तो आधुनिक काल में आपकी सबसे बड़ी जो एक समस्या आई वो यही समझ में आई कि आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं लेकिन सब क्षेत्रीय स्तर पर लड़ रहे हैं, क्योंकि भाषागत एक विविधता थी, सब अपने अपने राज्य के अनुसार लड़ रहे हैं। तब यह एक बात आई कि एक देश की एक भाषा तो होनी ही चाहिए। आप भले तमाम भाषाओं को अपनाइए, तो यदि हम किसी एक भाषा में अपनी पकड़ बना के चलते हैं तो यह क्या हुआ कि भी खड़ी बोली हिंदी को संचार की भाषा, कम्युनिकेशन की भाषा के रूप में
बात करें तो आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ी भूमिका उस समय खड़ी बोली हिंदी की रही और इसने पूरे देश को जो आंदोलन था उसको एकीकृत करने में एकजुट करने में एक मदद की। तो इसीलिए वर्तमान रूप से भी आज हम तमाम रूप से हम कई जगह भारत में ही देखते हैं कि भाषा के आधार पर कई जगह विभाजन की राजनीति देखते हैं। चाहे वो हमारा महाराष्ट्र हो गया, कुछ राज्य हैं जो भाषा विशेष के लोगों को यहाँ आने से मना कर देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि भाई एक देश की एक भाषा, भले हम उसको कंपल्सरी नहीं कर रहे हैं पर हमको ये मानना चाहिए कि भारतीयता की पहचान हिंदी है और इसका महत्व तब बढ़ जाता है जब आप किसी और देश में जाते हैं तो आप मानेंगे कि भारत की पहचान जो है हिंदी है। तो वर्तमान में हिंदी की यदि हम बात करें तो दोनों रूपों में, सांस्कृतिक रूप में भी पहचान है, एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में भी हिंदी की जरूरत है और करियर के रूप में भी हिंदी का काफी आज हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हिंदी बोलने वालों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। कंटिन्यू। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो इसीलिए वर्तमान में चाहे वो हम आप जैसे काव्यांजी इस विषय पे अपना विचार रखेंगी भी, जब आप भारत के बाहर रहते हैं तो ये कितना अच्छा लगता है जब कोई अपनी भाषा बोलने वाला मिलता है। तो भारत में ही हम क्यों संकोच करें या भारत में ही हम विभाजन की बात क्यों करेंगे हिंदी नहीं तो अपनी भाषा बोलेगी। मुझे लगता है कि हम ये मानते चले कि हिंदी भाषा का महत्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। और ये तो तात्कालिक व्यवस्था की गई थी कि भाई जब तक अंग्रेजी के साथ डॉक्यूमेंटेशन नहीं हट जाता, हिंदी में नहीं आ जाता, तब तक हम राजभाषा में अंग्रेजी को यूज करते हैं। लेकिन यदि हम मन से इसको स्वीकार लें कि हिंदी में ऐसी कोई समस्या नहीं है तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। आप भारत के किसी भी राज्य में यात्रा करनी चाहिए, आपको हिंदी भाषी लोग मिलेंगे जो हिंदी में बहुत अच्छी बात कर रहे होते हैं। वर्तमान में हर क्षेत्र में, राजनीति में, करियर में, साहित्य में, सिनेमा में और एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ खासकर हिंदी भाषी जो राज्य है तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सारा सरकारी काम हिंदी में है। तो हिंदी का वर्तमान में काफी महत्व है। मेट्रो सिटी से निकल के, बड़े शहरों से निकल के भारत के छोटे राज्यों में आइए, मध्य प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में आइए, राजस्थान में जाइए, आपको दिखेगा कि हिंदी का काफी उपयोग हो रहा है और काफी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जादा मिश्रा जी। आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई, बहुत सारी चीजें आपने पॉइंट आउट करी कि हाँ, लोग कहते हैं कि हिंदी का क्या महत्व है, तो वही महत्व हम आज डिस्कस करेंगे और उसको, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ऑल्सो हमारे साथ डॉक्टर वीपी सिंह सर हैं आगे, बट क्योंकि डॉक्टर यूके सरकार सर को कहीं जाना है तो इस वजह से मैं पहले डॉक्टर सरकार को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर और ये हमसे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार आज कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया था नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के, तो सर उसके बारे में और बताएंगे कि उसके बारे में सर ने कैसे सोचा और क्या विचार आया कि सर आपने उस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करा इतने बड़े लेवल पर। सर प्लीज। Thank you. Very good afternoon to all of you. Am I audible? Yes, sir, you are audible, and since this program is in like bilingual, it's both in English and Hindi, so you can in whatever language. It's a Hindi program. So अभी जो हम लोग एक ये किया था, because you see अभी सरकार का तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से, भारत सरकार का तरफ से हम हिंदी को और आगे बढ़ाने के लिए और आम आदमी तक पहुंचने के लिए और प्रदेश में लंबा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभी तो हमारा यहाँ पे जो है संस्थान में सारे जो आपका सरकारी संस्था है उसमें हिंदी पखवाड़ा भी अभी भी चालू है, तो वो 30 तारीख को ख़त्म होगा। ये जो हिंदी कार्यक्रम चलते हैं इसमें बेसिकली हम लोगों का एम जो है हाउ टू सेंसिटाइज द पीपल और मोर यूज ऑफ हिंदी ऑफिस का अंदर। तो ऑफिस का अंदर हम जब ई ऑफिस चलाते हैं, आजकल तो सब ई ऑफिस हो गया, तो ई ऑफिस चलाएंगे तो फिर हिंदी का ज़्यादा प्रयोग करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो वो सॉफ्टवेयर का भी रिक्वायरमेंट होता है और ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर हो जो इजीली लोग उसको यूज़ कर सके। इसका साथ हम जब बात कर रहे हैं जो विकसित देश का बात हो रहा है, विकसित भारत बाई 2047, तो विकसित भारत के लिए हम मेरा देश का जो सपना है उसको पूरा होने के लिए हर क्षेत्र में, पर्टिकुलरली हमारा देश तो कृषि निर्भरशील है, साइंस
को हम एग्रीकल्चरल साइंस को ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे। और एग्रीकल्चरल साइंस में जो गांव-गांव में जो लोग रहते हैं तो हर प्रदेश में, तो बेसिकली जो रिसर्च इंस्टीट्यूट सारा भारत में 113 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि आपका पूरा कंट्री का क्रॉप साइंस से लेके एनिमल साइंस के लेके फिश साइंस के लेके पूरा टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। और थ्रू केवीके एंड थ्रू स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये एक्सटेंशन का काम होता है और वो उसका फील्ड में डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो ये एक्सटेंशन बुलेटिन निकालते हैं, उनको पेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी लास्ट स्वाधीनता का बाद फिर इतना सारे टेक्नोलॉजी आया, बट वो हम लोग का ये ऐसा एम है जो 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 नया नया टेक्नोलॉजी जो वो फार्मर इजीली अडेप्ट कर सके, उसको फिर हम हिंदी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके उनको तक पहुँचे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अभी एक पहली बार ये संस्था में, हमारा संस्थान का करीब 40 साल से ज़्यादा हो गया, तो कभी फिशरी साइंस का ऊपर कोई हिंदी में कोई एक्सक्लूसिव फुल डे का कोई प्रोग्राम कभी किया नहीं गया था। जनरली जो हम लोग हिंदी का प्रोग्राम करते हैं ऑफिस में, वो ऑफिस में लोगों को इनवाइट करते हैं, थोड़ा वाद विवाद प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता और कुछ एक्सटेम्पोर इस टाइप का जो छोटा मोटा सेंसिटाइजेशन वो होता है। बट साइंस लैंग्वेज मैंने आपका जो टेक्नोलॉजिकल जो बातचीत है वो साइंस को लेके देन उसका ऊपर हम आगे तक पहुंचाएंगे, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी जो है फार्मर के लिए उपलब्ध है, और वो उसका ऊपर डिटेल चर्चा करने के लिए हम लोगों ने अभी एक कार्यक्रम किया था। पूरा फुल डे का वर्कशॉप था जो कि हाइब्रिड मोड में था, और हम खुश है जो मैडम ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड आई हैव रिसीव्ड सो मच अप्रिसिएशन फ्रॉम सेवरल कॉर्नर्स। तो इसमें ऐसा कुछ निकल आया मुद्दा जो है, तो अभी जो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका तरफ से हम लोग जो टेक्नोलॉजी वो फिशरी साइंस का हो, एग्रीकल्चरल साइंस का हो, तो वो सारे लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके फिर फार्मर्स को इनवाइट करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम पार्पुलेट कर दें, सो दैट वो उसको यूज़ करें और फाइनली डिमॉन्स्ट्रेशन में भी हमारे संस्थान से हम हेल्प करेंगे। और एक एक पेज का भी हम उनको लिख के दे देंगे, पैम्पलेट टाइप का, जो ये अब वर्मी कंपोस्ट कैसे करेंगे, तो हिंदी में उसको सिंपल लैंग्वेज में लिख के उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, समझाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करके के क्लस्टर बना के, तो दैट विल बी वेरी मच यूजफुल एंड वेरी मच प्रैक्टिकल। क्योंकि आजकल अब देखिए हमारा संस्थान में हम लोगों ने क्या किया, अभी एक ऐप डेवलप किया। तो ये ऐप जो है आपका रिपोर्ट बेस्ड डिजीज ऐप, मीन्स सारा भारत में जो मछलियों का जो बीमारी फैलता है इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था पहले। तो ये ऐसा एक सोल्यूशन होगा। 2 साल पहले ये ऐप हमने चालू किया था और अभी पूरा भारत में ये चालू है पैन इंडिया मोड में। इसमें किसी भी कोने में भारत का कोई भी फार्मर का तालाब में, किसी रिजर्वायर में, किसी और भी वाटर बॉडीज में कोई भी समस्या हुआ, बीमारी हुआ, तो उसका वीडियोग्राफी करके वो ऐप में लोड कर सकता है। उसका वहाँ पे जियो टैगिंग का बंदोबस्त है, और ये जो है आपका पूरा सारे स्टेट का साथ इसका लिंक है। इस ऐप का रोबस्ट ऐप, ये ऐप का थ्रू 1 से 2 दिन का अंदर वो फार्मर के पास रिमेडियल मेजर के लिए बताया दिया जाएगा, और नियरेस्ट होगा वहाँ पे हमारा तरफ से हम लोग जो है ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। तो ऐप एक हम एग्जांपल दिया जो ये कितना पावरफुल हो सकता है फॉर disseminating the any kind of technology, either a disease management or growth improvement or any kind of demonstration through app kind of thing। ये ऐप के लिए मैडम आपको हम एक और भी खुशखबरी दे रहा है, जो ये जो ऐप इतना पावरफुल हुआ, तो फर्स्ट टाइम इन ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में हमारे संस्था को एक ई गवर्नेंस अवार्ड मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी लास्ट मंथ में। तो इस टाइप का ऐप हमको चाहिए हर क्षेत्र में, जो कि किसान का काम के लिए उपयोग हो, वो कोई भी नया नया टेक्नोलॉजी हो, एनी काइंड ऑफ क्रॉप्स, एनी काइंड ऑफ एनिमल, पोल्ट्री सब मिला के। तो हम कृषि का ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि हम तो किसान का साथ जुड़े हुआ है, इसीलिए सो दैट हमारा देश कृषि निर्भरशील है। तो ये एक बड़ा एरिया है जिसमें हम हिंदी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है और डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकता है, उसका साथ इसका ऐप भी डेवलप कर सकता है। व्हाई नॉट, ऐप कैन बी डेवलप्ड इन हिंदी ऑल्सो फॉर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इस टाइप का हिंदी में कुछ हम ऐप डेवलप कर ले जो इंग्लिश में किया गया, तो इसका ज़्यादा जल्दी से जल्दी फार्मर तक पहुँचेगा। वो आसानी से उसको आप अपना, आजकल सारे किसान का साथ पास वो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आराम से वो उनका प्रॉब्लम का समस्या उनको घर में बैठ के मिल सकता है। उनको ब्लॉक में और डिवीजन किसी और ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं होगा।
तो ये हमने संक्षिप्त आकार से आपको थोड़ा जानकारी दिया। धन्यवाद बहुत बहुत हमको इनवाइट करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने इतनी बड़ी जानकारियां हमारे साथ शेयर करी कि जिस तरह से पैन इंडिया में आपने बताया कि ये एक नया ऐप फिश डिजीजेस को लेकर के लॉन्च हुआ है, और ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपको ई गवर्नेंस का अवार्ड इसके लिए भारत सरकार से मिला है। तो बहुत 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 बधाई सर हम लोगों की तरफ से आपको, और हम हमारी सारी शुभकामनाएं आपके कार्य को लेकर के। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सो आई विल बी लिविंग। यस सर, श्योर सर। थैंक यू। थैंक यू। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहती हूँ इंडियन साइंस कम्युनिकेशन सोसाइटी से श्री डॉक्टर श्री वी सिंह सर को। वो आए मंच पर और हमसे साझा करें हिंदी जो आज का विषय है, इस बारे में अपने विचार रखें। धन्यवाद काव्यांजलि जी। ये बड़ी हर्ष का विषय है कि आप हांगकांग में बैठ करके देश विदेश में हिंदी भाषा के महत्व और आवश्यकता पर चर्चा कर रही हैं। ये अपने आप में एक जागरूकता का विषय है, और आपने ये जो नारा बुलंद किया है, ये वास्तव में हिंदी को देश और विदेश दोनों जगह ले जा रहा है। ये चरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपनी पहली सीढ़ी इससे पूरी कर रहे हैं और हम आपको बधाई देते हैं। डॉक्टर सुजाता मिश्रा जी ने बखूबी से हिंदी भाषा और उसकी आवश्यकता के बारे में, डॉक्टर सरकार ने कृषि क्षेत्र में हिंदी के महत्व के बारे में, और जो कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग हो रहा है, वास्तव में हिंदी जो है वो आ रही है और बहुत तेजी से आ रही है, और हिंदी देश और विदेश की आवश्यकता बन गई। जो औद्योगिक संस्थान है, कमर्शियल संस्थान है, उनको अगर अपने उत्पाद बेचने हैं तो वो हिंदी का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्पाद बनते हैं, वो भले ही कोई मोबाइल फोन हो, टेलीफोन हो, आपका कंप्यूटर सिस्टम हो, या दूसरे भी चीजें हों, उनमें बाइलिंगुअल में हिंदी जरूर रहती है। हिंदी ने अपना स्थान बना लिया है, और हिंदी अब मार्केट की आवश्यकता है। हिंदी को अपनी मार्केट बनानी होगी, तभी भी हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी से रोजगार सृजन है, रोजगार सृजन हो रहा है, ये सभी को ज्ञात हो चुका है। नेशनल जियोग्राफिक चैनल, जो कि पहले अंग्रेजी का चैनल था, उसको आवश्यकता ऐसी महसूस हुई कि अगर हमारा ऑडियंस हिंदी का है या भारतीय भाषाओं का है, हम हिंदी के साथ भारतीय भाषाओं को भी लेते हैं, वो भी हमारा अंग है, तो हमें उन भाषाओं में पहुंचना होगा, और विज्ञान के क्लिष्ट शब्दों का अनुवाद सहज और सरल तरीके से कौन करेगा? वो भारतीय ही करेंगे। तो भारतीयों को कहीं न कहीं उनके चैनल में उनकी आवश्यकता हुई, और रोजगार सृजन की एक संरचना तैयार हुई। इसी तरह से जो वैज्ञानिक संस्थान है, जैसा कि हमारे डॉक्टर सरकार जी ने बताया कि वो मत्स्य पालन के क्षेत्र में उनका संस्थान रिसर्च और डेवलपमेंट करता है, और किसानों से सीधे जुड़ा हुआ है। किसानों की भाषा अंग्रेजी हो सकती है, ये तो बहुत ही मुश्किल पड़ता है। हिंदी ही या अन्य भारतीय भाषाएं किसानों तक पहुंच सकती है। जो भी तकनीकी या वैज्ञानिक जानकारी हमें देनी है, वो हिंदी के माध्यम से अगर देंगे, तो लैब टू लैंड, लैब से जमीन तक जाने के जो हमारे संदेश हैं हमारे सरकारों के, वो भाषा उसमें माध्यम के रूप में, और जो भी हम रिसर्च करते हैं वो लैंड के लिए करते हैं। सभी रिसर्च लैबोरेटरीज, सभी संस्थान, भारत सरकार, केंद्र सरकार और विदेशों की कमर्शियल संस्थान भी हिंदी में अपने विषयों को, अपने तकनीकी विषयों को लोगों तक ले जाते हैं।
दीक्षा आर्या जी, कृपया अपना माइक ऑफ कर लें। और इसके साथ साथ डॉक्टर सुजाता मिश्रा जी, आपका भी माइक ऑन है, तो माइक ऑफ कर लीजिएगा, वीडियो ऑन रखिएगा। आवाज बंद करो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं सर, तो ऐसी आवश्यकता बन गई है समाज की, देश की और विदेशों की आवश्यकता इसलिए है कि अगर विदेशों को भारत में अपने उत्पाद बेचने हैं, और भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। भारत से जो तकनीकी है, भारत में जो ग्राउंड लेवल पे वर्क हो रहे हैं, जो हमारी हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है, उसको अगर विदेशों में जानना सीखना है तो वो यहाँ की भाषा में अगर हमारे जन सामान्य से बात करेंगे तो आसानी से एक उसका संग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसी आवश्यकताएं हैं। इसने हिंदी को विदेशों तक पहुंचने में भी अपना एक साधन बनाया है। और हमने देखा है कि विदेशों में सामान्यतः हिंदी का बहुत ही सम्मान है। और इतनी बड़ी आबादी का देश सभी के लिए एक उदाहरण है कि उस तक कैसे पहुंचा जाए, उस तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए। और मुख्य रूप से हमारे लोग हिंदी या भारतीय भाषाओं के बारे में कार्य करते हैं। जब हम सपने अपने हिंदी में देखते हैं तो रिसर्च अंग्रेजी में करके और रिसर्च पेपर अंग्रेजी में लिखेंगे तो इस पे भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर में जो चीजें होती हैं उनमें हम वो सब चीजें प्राप्त कर लेते हैं जो कि हमारे जमीनी स्तर पर जिनकी आवश्यकता है, जमीनी स्तर पर जो शोध हुए हैं उनको हम परिलक्षित नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि उन्हीं देशों ने सबसे ज्यादा प्रगति की है जिन देशों ने अपनी भाषा में कार्य किया है। जापान ने जापानीज लैंग्वेज में, चाइना ने चाइनीज लैंग्वेज में, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज में। तो अपनी भाषा में कार्य करना बहुत ही सहज, सरल और तथ्यपरक है। उसमें प्रमाणिक जानकारी होती है, उसमें मौलिक जानकारी होती है। तो भाषा को, हिंदी भाषा को हम बहुत ही महत्व देते हैं। और इस पे जो हमारा जन सामान्य का संचार का कार्य है और शोध का कार्य है, सर प्रणाम, दोनों होना चाहिए और हो भी रहा है। हाँ। प्रयास किए गए हैं और प्रयास चल भी रहे हैं कार्यालयों में। हाँ, तो अभी आधा घंटे में क्या सुजाता का एक ऑनलाइन वो कार्यक्रम चल रहा है, तो उसी में है। अलग अलग टारगेट दिए जाते हैं, लेकिन अब हिंदी में लोग कार्य करना अच्छा पसंद करते हैं। और एक शोध के अंतर्गत यह भी पाया गया है जिन संस्थानों ने, हिंदी कार्यालयों में तो ये होता ही होता है, जिन संस्थानों ने, जो कि कमर्शियल संस्थान है, वाणिज्यिक संस्थान है, पब्लिक सेक्टर है, हिंदी में अपने कार्य किए हैं या हिंदी में उन्होंने संवाद किया है जनता से, वो सारे लाभ में हैं, सारे लाभ में हैं। क्योंकि लाभ में तभी होगा जब उनका प्रोडक्ट बिकेगा। तो लाभकारी संस्थान वही हैं, प्रॉफिट जो गेन कर रहे हैं, जिन्होंने एक भाषा, जनसंपर्क की भाषा का प्रयोग किया है और जनता से जुड़े हैं। भले वो कोई भी सेक्टर हो, हम उनका विशेष रूप से नाम नहीं लेना चाहेंगे। कृषि के क्षेत्र में जितने भी कमर्शियल संस्थान हैं, उन्होंने हिंदी में अपने संदेश जारी किए, हिंदी में वो प्रोडक्ट अपने लिखते हैं और हिंदी में ही बैठकें करते हैं। अगर किसान सम्मेलन हम अंग्रेजी में करने लगेंगे, हम किसान संगोष्ठी अंग्रेजी में करने लगेंगे, तो किसान को हम क्या संवाद दे पाएंगे? वहाँ हमारी आवश्यकता है, हमें हिंदी को बलवती करना होगा और हिंदी में विज्ञान, साहित्य, आर्ट और तकनीकी के क्षेत्र में और विकास करना होगा। हम ये आर्ट, साहित्य और तकनीकी और शोध और विज्ञान इसलिए कर रहे हैं कि साहित्य में बहुत विज्ञान भरी पड़ी हुई है। अगर साहित्य और हमारी जो इतिहास है हमारा, उससे विज्ञान भरी पड़ी हुई है, उससे विज्ञान निकाल करके हम रिसर्च लैब तक लाएं और रिसर्च लैब से उसको लैंड तक ले जाएं, जन सामान्य तक ले जाएं। तो ये हिंदी एक सेतु का कार्य करेगी
और कर रही है। जो लोग इस क्षेत्र में कर रहे हैं वो एक नवाचार कर रहे हैं, एक इनोवेशन कर रहे हैं। और आपने इस समय देखा होगा कि हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता, भारतीय जो हमारी विरासत है उसमें इतनी विज्ञान भरी पड़ी हुई है कि उसमें कार्य करने की और हमारे जो बृहद क्षेत्र है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए और उसका जो उपयोग है वो वैज्ञानिक भी करें और जन सामान्य भी करें। जन वैज्ञानिकों के सामने भी एक चैलेंज है कि जो हमारे विरासत है उसमें से जो विज्ञान है, बहुत पहले हमने वैज्ञानिक तरीके से रहना सीख लिया था। अब हम धीरे धीरे उन चीजों को फिर से एक नए आयाम में प्रस्तुत कर रहे हैं और लोगों तक ले जा रहे हैं। तो ये आवश्यकता बन गई है हिंदी हमारी, और हिंदी एक रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा साधन है। अब हिंदी में बोलने वाले, हिंदी में लिखने वाले, हिंदी में समझने वाले, उनकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई है, डिमांड हो गई है, उनकी मांग हो गई है और कार्यालयों में निरंतर इसका प्रयोग हो रहा है। जहाँ प्रयोग नहीं हो रहा है वो अपने तक ही सीमित है। वो ये बता नहीं पाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। अगर उन्हें लोगों तक, जन सामान्य तक पहुंचना है तो हिंदी को साथ में लेकर चलना होगा। लैब टू लैंड की बात हमने की, लेकिन लैंड से लैब तक कैसे आएगा? लैंड जो ग्रास रूट लेवल पर जो समस्याएं हैं उनको लैब तक लाना है। उसमें भी संपर्क भाषा के लिए वैज्ञानिकों को भी हिंदी की आवश्यकता महसूस हो रही है कि हमारे जो विज्ञान के नवाचार हो रहे हैं, हमारी जो तकनीकी विकसित हो रही है, उसको वो जन सामान्य के लिए उपयोगी है या नहीं है, उसका ज्ञान हम केवल इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं कि भाषा ही एक संपर्क का साधन हो सकती है। भाषा के माध्यम से हम उनके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बखूबी से। ये भारतीय भाषाएं हो सकती हैं, हिंदी भाषा हो सकती है। तो ये बहुत ही सामयिक कार्यक्रम है। देश में इस समय मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में MBBS हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरू होने वाली है। मध्य प्रदेश इसमें अग्रणी है और उत्तर प्रदेश में भी इसमें कार्य हो रहा है। बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं। साथ ही साथ जो हमारे टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, BTech, उनमें भी हिंदी में पुस्तकें लिखी जा रही हैं और हिंदी से आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रयोग होगा। जब तक हम साहित्य सृजन नहीं करेंगे वैज्ञानिक विषयों में, आप जो है विषय हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, तब तक हिंदी बलवती नहीं हो पाएगी। तो हम हिंदी जो प्रेमी लोग हैं वो अपने को हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा तक ही सीमित न रखें। आपके पास, आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है इस हिंदी के माध्यम से विज्ञान के विषयों को लिखना, तकनीकी के विषयों को लिखना, चिकित्सा के विषयों को लिखना, जिससे कि भविष्य में हिंदी और बलवती हो और समृद्ध हो और देश विदेश में इसकी मांग बढ़े और बढ़ती रहे। अभी तो मांग है ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर कामनजी शुक्ला जी का, डॉक्टर सुजाता मिश्रा जी का, और हमारे जितने यहाँ प्रतिभागी आए हैं इनके विचार लोगों तक जाएंगे। कम से कम एक व्यक्ति 10 लोगों तक हिंदी की समृद्धि के लिए जरूर चर्चा करेगा। धन्यवाद। अंजलि जी। हाँ, बहुत अच्छा सर ने, बहुत अच्छी बात सर ने यहाँ पे कही। और मैं यहाँ पे यह भी कहना चाहूंगी कि हम लोग हिंदी के प्रयोग की भी बात कर रहे हैं, साथ में हम लोग देवनागरी के प्रयोग की बात भी करें कि अभी की जो जनरेशन है वो हिंदी का इस्तेमाल कर रही है, पर लिखने में वो जो आपका रोमन टेक्स्ट है उसको यूज कर रही है। जैसे मोबाइल में खासकर जब वो लिखते हैं तो वो हिंदी में ना लिख के, देवनागरी में ना लिख के KAB कब आओगे, तो हम प्रयोग करें कि हम हिंदी को बचाएं ही,
देवनागरी के बचाने की बात भी करें कि हिंदी के साथ हिंदी की जो लिपि है उसका भी हम सभी जब आपस में कम्युनिकेशन करें तो देवनागरी में लिखने का प्रयास करें हिंदी को। यह मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात सर ने यहाँ पे कही है। निश्चित तौर पर मेरे विद्यार्थी यहाँ बहुत लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव आमंत्रित। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो डॉक्टर वीपी सिंह सर का कि आप इस कार्यक्रम में आए और इतनी लाभकारी जानकारियां हमारे साथ आपने साझा करी। आपने जिस प्रकार से बताया कि किसान सम्मेलन, सही बात है कि जब किसान के लिए जो बात हो रही है वो अंग्रेजी भाषा में होगी तो उन्हें कैसे समझ में आएगी। और आपने उन सभी लोगों का भी उत्तर दे दिया जो ये बोलते हैं कि हिंदी क्यों सीखें, हम हिंदी से क्या लाभ है, क्या अपॉर्चुनिटीज है हिंदी में। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है हिंदी में। ये अब तो अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं कि जब कि मेडिकल की पढ़ाई जब होगी तो फिर हिंदी वालों को ही तो हम ढूंढेंगे कि जो उसका सही ट्रांसलेशन कर सके, सही चीजों से उसके बारे में सही एक शब्द बता सके। कि मतलब जैसे साइंस में जब हम पढ़ते हैं तो अंडाशय एक शब्द है जिसका इंग्लिश इज लाइक ओवरीज। तो इस प्रकार के जो है जब मतलब हिंदी में भी शब्द इक्वली मौजूद है जो कि आपको सिर्फ टर्म सुन करके आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि जो हम लोग कहते हैं कि हम साइंस नहीं पढ़ सकते हिंदी में, तो मतलब पढ़ सकते हैं। ये चीज क्लियर हो जाएगी और लोगों को भी जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही यूजफुल चीजें, बहुत लाभकारी चीजें बताई। और साथ में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट डॉक्टर सुजाता मिश्रा जी ने भी जोड़ा कि देवनागरी लिपि भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी फिर विलुप्त ना हो जाए। जिस प्रकार से लोग हिंदी में लिखते भी हैं तो लेकिन लिपि वो नहीं लिखते हैं। तो अगर भाषा अगर आपको रहेगा, आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज इनफ्लो रहेगी, उसे आप भूलेंगे नहीं कि कहाँ पर कौन सी मात्राएं लगती हैं और ये इस प्रकार की चीजें। तो आई थिंक लगे सर आप दोनों ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें प्रदान करी। फिर आगे इसी आपकी ही बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं जल्दी से ये विदेश में क्या लोग क्या सोचते हैं और मुझे किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिलती रहती है विदेश में, यहाँ पर हांगकांग में जितना भी मेरा यहाँ पर एक्सपोजर है भारतीय लोगों के साथ में हिंदी के बारे में, वो थोड़ा साझा करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले मैं जैसा कि ये इसकी प्रेरणा एक्चुअली मुझे इंडियन साइंस कम्युनिकेशन सोसाइटी से ही मिली है, क्योंकि ये रिसर्च के दौरान मैं सोसाइटी से जुड़ी, फिर बीच में हमारा टच छूट गया। लेकिन ये चीजें साइंस, क्योंकि तब मैं कॉन्फ्रेंस में जाती थी इस कॉज के, तो देखा मैंने कि वो कैसे किन टॉपिक्स को एड्रेस करते हैं। तो लाइक कि साइंस तो है लेकिन साइंस पहुंचे कैसे जन सामान्य के बीच में। तो वही जब यहाँ पर जब कोविड फैला था तो मेरे उस टाइम पे दिमाग में आया कि ये चीज अगर मैं रिसर्च पेपर पब्लिश करूंगी और उसमें लिखूंगी कि ये जो है, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा कि बताने में लोगों को, जब तक वो पब्लिश होकर के आएगा तब तक तो वो कोविड ऐसी चीज है कि वो तो फैल जाएगी। तो मैंने तुरंत वीडियो बनाया 19 फरवरी, तब तक तो उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं आई थी, उसका नाम तक नहीं आया था कि उसका नाम कोविड है। उसको हम वुहान कोरोना वायरस के नाम से एड्रेस करते थे उस समय। तो उस समय फिर मैंने वो सारी चीजें, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड माइक्रोबायोलॉजी से रहा है, तो मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिक वायरस के और जितने और दूसरे कोरोना वायरस हैं, और क्योंकि ये सार्स का ही एक स्ट्रेन था, तो जो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स और जो मेरे दिमाग में आया कि क्या क्या हो सकता है, और जो मेरे पास अपडेटेड जानकारी हांगकांग की वजह से मौजूद थी, जो यहाँ के जो साइंटिस्ट, क्योंकि यहाँ पर हांगकांग में साइंस, क्योंकि हांगकांग में लाइक कोविड को बहुत शुरुआत में ही बहुत सीरियसली ले लिया गया। बहुत सारी चीजें जो बाकी की दुनिया कह रही थी कि मास्क मत पहनो और ये इनकी कोई जरूरत नहीं है, वो हांगकांग ने तुरंत लागू कर दिए थे। और स्पेशली ये हैंड वॉश का वीडियो एक इन्होंने जारी किया था, और रातों रात यहाँ मास्क गायब हो गए, मास्क की कमी हो गई, और उस समय सारी दुनिया में चल रहा था नहीं मास्क इम्पोर्टेंट नहीं है, और कुछ और जानकारी भी नहीं थी।
लेकिन जिस तरह से हांगकांग यहाँ मैनेज कर रहा था वो मुझे पता था, अभी उसको लोगों तक पहुंचाना कैसे है, तो मुझे वही लगा कि फेसबुक पर आप एक वीडियो बना करके तुरंत का तुरंत डाल दें हिंदी में। तो वो मैंने हिंदी में सारी चीजें जो है उसकी डाली। तो ये इसका जो प्रेरणा स्रोत रहा है वो स्कॉट सोसाइटी रहा है मेरे लिए। तो और वो काफी मतलब लोगों तक पहुंची, फिर लोगों ने मुझसे उसके बारे में लाइक काफी मतलब फीडबैक भी दिया। और वो हांगकांग से पहला हिंदी वीडियो था जो बातें पहुंचा रहा था। सिर्फ भारतीय ही लोगों को वो जानकारियां नहीं मिली, वो जानकारियां यहाँ रह रहे नेपाली और जो दूसरे अन्य देश हैं जैसे श्रीलंकन, उन्हें भी हिंदी आती है समझने भर को, कभी कभी मतलब कुछ एक लॉट है जिन्हें आती है, तो वहां तक वो बात पहुंची। और तो मतलब लोग अलर्ट हो गए कि किस तरीके की, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा लॉट है डोमेस्टिक हेल्पर्स का, तो जो कि ज्यादा लाइक प्रोन भी है क्योंकि वो सब जगह जाते थे एंड काम करते थे, तो वो ज्यादा कंटामिनेशन के चांसेस उनमें ज्यादा रहते थे। तो वो चीजें जो है मैंने हिंदी भाषा के माध्यम से मैं ये चीजें समझा पाई। और इसके अलावा और भी चीजें थी जो हांगकांग में। अंजलि, एक विषय मैं पूछ सकता हूँ, आपने कोविड की बात कही। कोविड के दौरान इंडियन साइंस कम्युनिकेशन सोसाइटी द्वारा एक साइंस फिक्शन पर पुस्तक लिखी गई हिंदी में, और पूरे भारत के उसमें साइंस फिक्शन राइटर इनवाइट किए गए। वो कोविड नामा है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो हमारी समझ से कोविड के ऊपर साइंस फिक्शन की पहली किताब होगी ये देश में, तो है ही है। हिंदी भाषा में और अन्य भाषाओं में शायद साइंस फिक्शन नहीं लिखा गया है, अंग्रेजी में भी नहीं लिखा गया है। जी, किताब कहाँ उपलब्ध मिलेगी? किताब ऑनलाइन मिल जाएगी अभी, अब अंजलि जी उसको ग्रुप में शेयर कर देंगी। कोविड नामा ऑनलाइन है, अवेलेबल ऑनलाइन है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा उसको, क्योंकि हिंदी में जो कार्य कर रहे हैं उनका दायित्व भी बनता है कि हम मूल साहित्य जो है, मूल वैज्ञानिक साहित्य, चाहे वो मूल तकनीकी साहित्य, वो विकसित करें, जिससे कि दूसरे लोग भी हिंदी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसा हमें कुछ कार्य करना है, क्योंकि इस तरह के जब साहित्य का सृजन होता है तो दूसरे लोग समझते हैं। उन्होंने ऐसी डिमांड आने लगी कि इसका अंग्रेजी संस्करण भी निकाला जाए। तो हिंदी में अगर जैसे कि चंद्रकांता संतति, एक हिंदी का इतना अच्छा उपन्यास जिसकी की डिमांड अपने आप में मांग विश्व में है, और बहुत सारी भाषाओं में उसकी जो है वो आवश्यकता है, बहुत सारी भाषाओं में वो पब्लिश हो चुका है। तो हम ऐसा सृजन करें साहित्य का, चाहे वैज्ञानिक साहित्य हो, चाहे वैदिक साहित्य हो, चाहे हमारे कृषि का साहित्य हो, कि उसकी हम अपने आप डिमांड क्रिएट कर दें विश्व में, तो पढ़ने के लिए लोग मजबूर हो जाएं कि हिंदी में मूल भाषा में ये कैसे पढ़ा जाए। तो इस तरह की हमें गतिविधियां करनी चाहिए। कवंजलि जी आप जारी रखें। हाँ यस सर, तो वही मैं बता रही थी कि कोविड के दौरान कैसे मैंने हिंदी का प्रयोग करके ये बातें यहाँ हांगकांग की जनता में पहुंचाई। और वो पहला हिंदी का वीडियो था उस प्रकार का। माधव चंद्रा जी ने लिंक दे दिया है कोविड नामा का, तो देखिए लिंक उसमें आ गया है। धन्यवाद करता हूँ उनका। ये कोविड नामा आपको उपन्यास यहाँ पे मिल जाएगी, साइंस फिक्शन है, हिंदी में लिखी है ये पूरी तरह से। यस सर। एंड देन उसी के साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम अपने बच्चों की परवरिश यहाँ हांगकांग में करते हैं, जैसे विदेश में करते हैं, तो अब हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, एक संस्कृति है। हम हिंदी भाषा के थ्रू ही अपने बच्चों को वो संस्कृति भी दे पाएंगे। जो हमारे यहाँ जो रामायण है, वहां पर मतलब रामायण महाभारत जैसे जो पात्र हैं, जिनकी हर एक पात्र की विशेषताएं हैं और एक जीवन जीने का तरीका बताते हैं, तो वो भी
हम हिंदी के थ्रू ही, अपने हिंदी भाषा के थ्रू ही हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो इसलिए हिंदी इम्पोर्टेंट है विदेश में। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदी एक स्किल भी है। जैसे आगे हमारे जब बच्चे पढ़ेंगे तो जो भी प्रोफेशन वो चूज करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले भाषा के ही लोगों से डील करेंगे। कई ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टरी ले लीजिए, कि अगर कोई अंग्रेजी भाषा का डॉक्टर यहाँ है और उसके पास कोई इंडिया से कोई केस आ गया और वो अपनी बात नहीं समझा पा रहा है, तो वो कैसे समझाएगा? वो हिंदी भाषा में तो समझाएगा। तो हिंदी भाषा को समझने के लिए फिर यहाँ पर अगर आपको हिंदी भाषा आती होगी, ये चीज आपको हेल्प करेगी, एडिशनली आपका एक एडिशनल स्किल हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पर लोगों से सुनती हूँ और इस तरीके से सुनती हूँ कि क्यों हिंदी पढ़ाएंगे हम, अब तो विदेश में निकल गया तो अब जरूरत क्या है हिंदी की, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो ये सब जरूरत है हिंदी की। और आप अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, जैसे कि सर ने, जैसे डॉक्टर वीपी सिंह सर ने भी बोला कि जितने देश हैं, जितने देशों ने तरक्की की है, वो अपनी भाषा के दम पर करी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना, जहां हम रह रहे हैं, इतने साइंस के प्रोग्राम्स यहाँ होते हैं जो कि सिर्फ कैंटनीज में होते हैं। तो और उसने हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि हमें कैंटनीज आती नहीं है, हमें सिर्फ अंग्रेजी भाषा आती है या हिंदी भाषा आती है, या फिर जो आसपास की रीजनल भाषा थोड़ी बहुत बंगाली, पंजाबी जो हम समझ सकते हैं। लेकिन कैंटनीज तो हम वहां से टोटली हट जाते हैं, मतलब हम वहां पर उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते कि वहां पर चल क्या रहा है। तो इसी तरह से कम हमारे बच्चों को हिंदी आए कि हम अपनी भाषा भी हिंदी, जब बच्चे हिंदी सीखेंगे तो यहाँ जो पहली बात तो इंडिया में क्या, अब तो इंडिया में इतना डेवलपमेंट हो रहा है और हिंदी भाषा को लेकर के हो रहा है, और साथ में वेदों और पुराणों से निकली हुई जो साइंस है उसको भी हम निकाल के बाहर ला रहे हैं। तो वो हम हिंदी भाषा में ही दे पाएंगे। तो विदेश में रह रहे जो बच्चे हैं, अगर उन्हें हम हिंदी भाषा का ज्ञान देंगे तो हम उन्हें इस तरीके की बातों का भी ज्ञान दे पाएंगे। हम उन्हें भारत की संस्कृति, सभ्यता और जो इतिहास रहा है भारत देश का, उसके बारे में जानकारी देंगे और देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर के बहुत सारी वैज्ञानिक चीजों में भी ये इस प्रकार का ज्ञान उनके लिए लाभकारी रहेगा। और इसी वजह से मैंने अपना यहाँ पर एक कोर्स जो कि इस कॉज के सपोर्ट के से मैंने यहाँ स्टार्ट किया है, एक हमारी हिंदी कोर्स है, और जिसमें मैं हिंदी भाषा, जो कि अभी बहुत छोटे बच्चों को अ से ज्ञ तक लिखना और पढ़ना सिखाना, स्वर और व्यंजन का ज्ञान इतना दे रही हूँ। और दूसरा कोर्स हमारा है हमारा भारत कोर्स, जिसमें हम भारत के बारे में बेसिकली कि भारत की इकोलॉजी क्या है, जियोग्राफी क्या है, और भारत का इतिहास क्या रहा है, हमारा वैदिक काल में कैसा एजुकेशन था, उसके बाद मुगल काल में कैसा एजुकेशन आया, उसके बाद कैसा एजुकेशन ब्रिटिश राज में आया, और आज की क्या स्थिति है भारत की एजुकेशन में। तो ये सब बच्चों को जब पता रहेगा तो एक तो उनके अंदर ये चीज उन्हें पता रहेगी कि हम लोगों को कितनी मुश्किलों से क्या क्या चीजें हासिल हुई हैं, हम कहाँ थे और अभी हमारी स्थिति क्या है, और विदेश में रह करके हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम किस तरह से अपने भारत देश को लाभ पहुंचाएं, ना वहां रह करके भी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम देश के बाहर आ गए हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी का जो बोध है वो हमारे अंदर होना चाहिए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, इस चीज को सोचते हुए ये जो 2 कोर्सेज मैंने स्टार्ट करे हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इंडियन साइंस कम्युनिकेशन सोसाइटी का कि उन्होंने मुझे इसमें बहुत एनकरेज किया और जो भी सपोर्ट उन्होंने मुझे दिया है, तो और उनके गाइडेंस के अंडर मैं ये कोर्सेज शुरू कर रही हूँ। तो ये कुछ और हाँ, ये क्योंकि इसमें काफी विषय आपसे डिस्कशन करके निकल आए डॉक्टर सुजाता मिश्रा जी के साथ में और डॉक्टर वीपी सिंह सर के साथ में, जिन्होंने आप दोनों ने ये पॉइंट आउट करा कि आपने विभिन्न एरियाज में की तरफ जो है तवज्जो दी कि कैसे मतलब हिंदी का हिंदी को यूज करके कहाँ से साइंस निकाल सकते हैं और कहाँ क्या
लाभकारी रहेगी। तो सर ने जैसे बोला साहित्य में, आर्ट में, तो उसी तरह से मैं कहती हूँ म्यूजिक में। तो सर क्योंकि अब ये चीज शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर, तो मैं चाहूंगी कि ये जो चर्चा है यहीं पर नहीं खत्म हो जाए। अगर हाँ हमारे ऑडियंस में अगर किसी के पास जो है कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। द डायस इज ऑल योर्स, दिस वर्चुअल डायस इज ऑल योर्स। कुछ सवाल अपने अपने माइक ऑन कर लीजिएगा और सवाल पूछिए।